पुरातात्विक स्रोत में आपका अभिलेख हो गया और आपका क्या हो गया, सिक्का हो गया, है ना। अन्य पुरातात्विक स्रोतों की महत्ता को भी थोड़ा हम लोग देख लें, उसकी क्या उपयोगिता है इतिहास के निर्माण में, है ना। तो एक जो पुरातात्विक स्रोत हम लोग बात कर रहे थे वो क्या था, मृदभांड बर्तन, जिसको आप पॉटरी सिस्टम कहते हैं, है ना। यह भी पुरातात्विक स्रोत के ही दायरे में आता है। अब यहां पे एक मुद्दा तो बनता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में मृदभांड कब से लोगों ने बर्तन का इस्तेमाल शुरू किया, है ना। जब आप आगे चैप्टर को पढ़िएगा तो देखिएगा कि स्टोन एज में हम लोग पूरा पाषाण काल पढ़ते हैं, मध्य पाषाण काल पढ़ते हैं, नव पाषाण काल पढ़ते हैं, ठीक है। तो पूरा पाषाणिक संस्कृति को अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि भाई उस दौर में लोग शिकारी थे, संग्रह करता थे। आग के बारे में तो जानकारी थी लेकिन आग की उपयोगिता की जानकारी नहीं थी। सामान्य तौर पे लोग कच्चा मांस ही खाते थे। उस दौर में कोई बर्तन मृदभांड का प्रमाण किसी भी पूरा पाषाणिक स्थल से नहीं मिलता है। मध्य पाषाण काल तक आते आते मानव क्या बन गया, पशुपालक बन गया। शिकार की भी प्रवृत्ति चल रही थी। एक नवीन प्रवृत्ति के रूप में पशुपालन की प्रवृत्ति उभरकर सामने आई। मानव अभी भी उत्पादक नहीं है। किसी भी मध्य पाषाणिक स्थल से मिट्टी के बर्तन के प्रमाण नहीं मिलते हैं। अर्थात पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में बर्तन नहीं है। आप लोगों ने पढ़ा होगा नियोलिथिक एज, नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में मानव क्या बना, उत्पादक बन गया। यानी जंगली बीज को, वन्य बीज को कृषि जन्य बीज के रूप में तब्दील किया, खेती करना शुरू किया, है ना। आप देखते क्या है, संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप से नव पाषाण काल में कृषि की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। और जब अनाज का उत्पादन होने लगा तो एक समस्या उभरकर सामने आ गई। अनाज को कैसे संरक्षित रखा जाए लंबे समय तक, अनाज को कैसे पकाया जाए, है ना। अब अनाज को सुरक्षित रखने के लिए, पकाने के लिए पहली बार नव पाषाण काल में मिट्टी के बर्तन बनने शुरू हो गए। यानी शुरुआती दौर में अगर बना तो हस्त निर्मित बर्तन बना, हाथ का बना हुआ मिट्टी का बर्तन अनगढ़ा होगा। तो आप देखते क्या है, नियोलिथिक एज में ही चाक का आविष्कार हुआ। चाक निर्मित भी बर्तन बनने लग गए। बर्तन को आग में पकाया गया तो जो ग्रे कलर का बर्तन था वो रेड और ब्लैक कलर का दिखने लग गया। यानी कलरफुल बर्तन के भी निर्माण शुरू कब हो गए, नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में ही बर्तनों में रंग रोगन की प्रवृत्ति, चित्रांकन की प्रवृत्ति देखने को मिल जाती है ना। चटाई का छाप, डोरी का छाप, हाथ की चुटकियों का छाप, ऐसे मिट्टी के बर्तन के प्रमाण मिले हैं नव पाषाणिक स्थलों से। आपने नव पाषाणिक स्थल के रूप में मेहरगढ़ को पढ़ा होगा, बुर्जहोम को पढ़ा होगा, गुफकरल को पढ़ा होगा, बिहार में चिरांद को पढ़ा होगा, है ना। लगभग हर जगह से मिट्टी के बर्तनों के प्रमाण मिलने शुरू हो जाते हैं। मतलब स्पष्ट है कि मृदभांड निर्माण का कार्य कब शुरू हुआ, तो याद रखना है कब, नियोलिथिक एज में, नव पाषाण काल में, है ना। यही दौर है जब परमानेंट सेटलमेंट का आगमन हुआ, ग्रामीण संस्कृति की शुरुआत हुई, कृषि अर्थव्यवस्था का आधार बन रहा था। तो यही दौर है जब मिट्टी के बर्तन का निर्माण क्या हुआ, शुरू हो गया। अब यहां पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम मृदभांड के प्रमाण कहां से, प्राचीनतम मृदभांड के प्रमाण याद रखिएगा, बेलन घाटी में एक साइट है जिसका नाम है चौपानी मांडो। चौपानी मांडो, यहां से अबाउट 7000 वर्ष पूर्व, 7000 वर्ष पूर्व के मृदभांड के टुकड़ों का प्रमाण मिला। यद्यपि ये एक्सेप्शन है, सबसे प्राचीनतम प्रमाण, लेकिन सामान्य तौर पर अगर आप देखेंगे तो 5500 बीसी से लेकर 3000 बीसी के दौर तक जितने भी नव पाषाणिक स्थल से हर एक जगह से मृदभांड के प्रमाण मिलने शुरू हो जाते हैं। स्पष्ट है। कालक्रम में आप आइए तो नव पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाणिक संस्कृति का डेवलपमेंट हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्र में ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां थी, बलूचिस्तान में, अफगानिस्तान में, है ना। भारत स्थित आप देखते क्या है, आपका हरियाणा क्षेत्र में, राजस्थान क्षेत्र में ताम्र पाषाणिक संस्कृति का डेवलपमेंट हुआ।
ताम्र पाषाण काल में भी ग्रामीण संस्कृति है, लोग उत्पादक है, चाक निर्मित और हस्त निर्मित मृदभांड बन रहा था। लेकिन चूंकि अलग अलग संस्कृतियां थी, इसलिए हर एक जगह मृदभांड के रंग रोगन अलंकरण में क्या था, फर्क था। कहीं रेड कलर का मृदभांड, कहीं ब्लैक कलर का मृदभांड, है ना, कहीं पिंक कलर का मृदभांड, ऐसे विभिन्न प्रकार के मृदभांडों के प्रमाण मिलते हैं। यानी नव पाषाण काल के बाद अगर देखते हैं तो ताम्र पाषाण काल में भी आप देखिएगा क्या कि मृदभांड के प्रमाण मिल रहे हैं, है ना। नव पाषाण काल में रेड वेयर बन रहा था, ब्लैक वेयर बन रहा था, रेड एंड ब्लैक वेयर बन रहा था, ठीक है। ठीक इसी प्रकार आप देखते क्या है, ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों से भी मृदभांड के प्रमाण मिल रहे हैं। कालक्रम में याद कीजिए हड़प्पा सभ्यता का दौर, हड़प्पा सभ्यता में भी क्या मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल होता था। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, बनावली, हर जगह से मतलब हड़प्पाई स्थलों से मृदभांड के प्रमाण मिलते हैं। सामान्य तौर पे जो मृदभांड हड़प्पा सभ्यता का है, याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता के लोग रेड वेयर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, रेड एंड ब्लैक वेयर का इस्तेमाल करते हैं, यानी लाल काला मृदभांड। और हड़प्पा सभ्यता का एक स्पेसिफिक मृदभांड हुआ करता था, वो क्या कहलाता है, ब्लैक स्लिप्ड रेड वेयर, है ना, ब्लैक स्लिप्ड रेड वेयर, यानी लाल मिट्टी का बर्तन जिस पर काली रंग की लाइनिंग बनी हुई है। तो हड़प्पा सभ्यता से भी आपको मृदभांड के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। आप आगे देखते क्या है, एक वैदिक संस्कृति का डेवलपमेंट भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ 1500 बीसी टू 600 बीसी, वैदिक कल्चर। इसको अगर दो पार्ट में डिवाइड कीजिए तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के रूप में, तब आप देखते क्या है कि वैदिक काल में भी याद कीजिए ओसीपी और बीआरडब्ल्यू, यानी अकर्ड कलर पॉटरी और ब्लैक एंड रेड वेयर। अकर्ड कलर पॉटरी गेरुए रंग का मृदभांड होता था, गेरू बर्नी मृदभांड, है ना। और ब्लैक एंड रेड वेयर, इसकी संबद्धता किससे है, इसकी संबद्धता है ऋग्वैदिक काल से, है ना। और जस्ट याद कीजिए उत्तर वैदिक काल में पीजीडब्ल्यू, पेंटेड ग्रे वेयर, जिसको आप कहते हैं चित्रित धूसर मृदभांड, यानी ये क्या है, उत्तर वैदिक काल की मृदभांडीय संस्कृति, समझ सकते हैं। जस्ट आप याद कीजिए वैदिक काल के बाद वैदिक उत्तर काल आता है, यानी 6th सेंचुरी बीसी, महात्मा बुद्ध का काल, है ना। तो वैदिक उत्तर काल में जो मृदभांडीय कल्चर है उसको कहते हैं NBPW। कई बार सुमिलित करें, आपका क्वेश्चन पूछता है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी काली पॉलिश वाला मृदभांड, ठीक है। तो हर एक काल का अपना मृदभांड है। हमें यह जानना है कि आखिर मृदभांड हम क्यों पढ़ते हैं और मृदभांड से हमें क्या पता चलता है, यह जानने की जरूरत है ना। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब आप मृदभांड पढ़ते हैं इतिहास में, तो इससे भी इतिहास निर्माण में बहुत ही सहयोग मिलता है। कैसे, एक तो मृदभांड प्राप्ति स्थल के आधार पे जानकारी बहुत कुछ मिलती है। दूसरा अगर देखें तो मृदभांड का रंग रोगन अलंकरण, है ना, यानी कलर और चित्र कह सकते हैं। मृदभांड पर लेख का भी प्रमाण मिल रहा है, ठीक है। याद कीजिए कि जहां से मृदभांड मिलेगा तो वो आवासीय क्षेत्र में मिलेगा, रेसिडेंशियल एरिया जहां लोग रहेंगे वही तो मृदभांड मिलेगा। अगर मृदभांड मिलेगा तो मृदभांड के साथ हम देखते क्या है, कई सहयोगी सामग्रियों का साक्ष्य मिलेगा, है ना। जैसे घरेलू उपकरण का प्रमाण मिल सकता है, कार्बनीकृत अनाज के दाने का प्रमाण मिल सकता है, भवन का प्रमाण मिल सकता है जहां पे मृदभांड मिला, है ना। जानवरों की अस्थियां उस क्षेत्र से मिल सकती है अगर वो पालतू है तो, है ना। तो इस आधार पे भी पुरातत्व शास्त्री इतिहासकार क्या करते हैं, इतिहास का निर्माण करते हैं। जैसे एक ही प्रकार का मृदभांड मान लिया जाए, हड़प्पा सभ्यता के लोग रेड वेयर का इस्तेमाल करते थे और ब्लैक स्लिप रेड वेयर का इस्तेमाल करते थे।
हड़प्पाई मृदभांड पे ज्योमेट्रिकल डिजाइन का अंकन है, हड़प्पाई मृदभांड पे वनस्पति का अंकन है, पशु का अंकन है। ठीक है, अब अलग अलग क्षेत्र से अगर एक ही प्रकार का मृदभांड मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, प्राप्ति स्थल के आधार पे उस संस्कृति के विस्तार की जानकारी मिल रही है। यानी उस संस्कृति का विस्तार कहां से कहां तक था, आप मृदभांड के आधार पे आकलन कर सकते हैं, बता सकते हैं। नहीं सेम एक ही प्रकार का मृदभांड जो कालीबंगा से मिल रहा है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो से मिल रहा है, वो मांडा से भी मिल रहा है, दायमाबाद से मिल रहा है, आलमगीरपुर से मिल रहा है, सुतकांगेडोर से मिल रहा है। यानी हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था, आप आकलन कर सकते हैं। ठीक है, अगर मृदभांड पे लेख है, हड़प्पाई मृदभांडों पे आप देखते क्या है, पिक्टोग्राफिक लिपि में कुछ लिखा हुआ है, अगर लेख का प्रमाण मिल रहा है तो प्रचलित लिपि के बारे में जानकारी मिल रही है, लोगों को पढ़ना लिखना आता था, आप कह सकते हैं, है ना। अगर मृदभांड जो है हस्त निर्मित है, चाक निर्मित है, विभिन्न प्रकार के कलर का इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब स्पष्ट है कि इससे हमें क्या पता चलता है, तत्कालीन दौर की तकनीकी ज्ञान की जानकारी मिलती है। यानी उनकी तकनीकी जानकारी किस रूप में थी, इसके बारे में पता चलता है। अगर मृदभांड पे चित्र मिल रहे हैं, मान ली किसी खास वनस्पति का चित्र मिल रहा है, पीपल के पत्ते का अंकन हुआ है ना, वृषभ का, बैल का अंकन हुआ है, इसका मतलब है तत्कालीन दौर में इस पशु की, इस वनस्पति की महत्ता है, आप कह सकते हैं। वो धार्मिक महत्ता भी हो सकता है ना। मान लिया जाए अगर मृदभांड पे मानव का अंकन हुआ, मदर गॉडेस का अंकन हुआ, तो आप ये आकलन कर सकते हैं कि पुरुष का क्या परिधान रहा होगा, महिलाओं का क्या परिधान रहा होगा, इसके बारे में जानकारी मिलती है। यानी धार्मिक आस्था के बारे में भी जानकारी मिलती है, सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। नहीं, लोगों को पढ़ना लिखना आता था नहीं, इसके बारे में जानकारी मिलती है, तकनीकी ज्ञान की जानकारी मिलती है, विस्तार की जानकारी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट अनाज के दाने मिल रहे हैं, आप आकलन कर सकते हैं भाई कि उस वक्त के लोग उत्पादक थे, अनाज का उत्पादन करते थे। जैसे अभी मैंने बात किया पीजीडब्ल्यू मृदभांड, पेंटेड ग्रेवेयर, चित्रित धूसर मृदभांड, उत्तर वैदिक काल का मृदभांड है, हस्तिनापुर से, अतरंजी खेरा से, आलमगीरपुर से मिलता है। जहां से ऐसे मिट्टी के बर्तन मिले, वहां से हम देखते क्या है, जौ, गेहूं, चावल के दाने का प्रमाण मिला, नहीं, गाय, बैल, घोड़ा की अस्थियों का प्रमाण मिला। तो क्या पशुपालन की प्रवृत्ति थी, यह भी पता चलता है। किस अनाज का उत्पादन करते थे, यह भी पता चलता है। उस मृदभांड के साथ लोहे के उपकरण, औजार, कील, नोक, बानाग्र का प्रमाण मिलता है। तो आप यह आकलन करते हैं कि उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति के लोगों को लोहे की जानकारी हो गई थी, लौह प्रगलन विधि की जानकारी हो गई थी। आप ये बात करते हैं, इसका मतलब है कि मृदभांड भी इतिहास के निर्माण में क्या होता है, उपयोगी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे जब हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे तो अलग अलग काल का जो मृदभांडीय कल्चर है उसको पढ़ेंगे, वो ज्यादा बेहतर होगा आपको याद करने के लिए। यहां सिर्फ समझना है कि इतिहास निर्माण में इसकी क्या उपयोगिता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार आप देखेंगे पुरातात्विक स्रोत में ही हम लोगों ने पढ़ा था क्या, मुहर, जिसको आप कहते हैं सील्स, है ना। मुहर भी इतिहास निर्माण में उपयोगी हो जाता है, ये भी पुरातात्विक स्रोत के रूप में ही है। मैं एग्जाम्पल देके बताता हूं, आप समझ सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों से मुहर का प्रमाण मिला। हड़प्पाई मुहर जो हुआ करते थे वो क्या थे, आकार में चकोर हुआ करते थे, है ना, जबकि मेसोपोटामिया का मुहर राउंड शेप्ड हुआ करता था। ठीक है, तो आकार में क्या था, चकोर था। मुहर अगर हम पढ़ते हैं तो मुहर किस चीज का बना हुआ है, तो इसके रॉ मटेरियल को भी हम पढ़ते हैं, है ना। जो मुहर मिला वो या तो सेल खड़ी का बना हुआ है या टेराकोटा का बना हुआ है। सर्वाधिक मुहर जो हड़प्पाई मुहर है सेल खड़ी के बने हुए हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग सेल खड़ी की प्राप्ति कहां से करते थे, यह भी पता चलेगा, है ना। मुहर का निर्माण कैसे करते थे, तो हम लोग निर्माण विधि को भी पढ़ते हैं, है ना, कि भाई एकल सांचा घुमाव पद्धति पे आधारित इनका क्या था, मुहर हुआ करता था, है ना। मुहर पर लेख का भी अंकन हुआ है, मुहर पर पिक्टोग्राफिक लिपि में कुछ लिखा हुआ है, और मुहर पे कई प्रकार के चित्र बने हुए हैं।
जैसे देवी देवता के भी चित्र बने हुए हैं, है ना, या जानवरों का भी चित्रण हुआ है, या वनस्पति का भी चित्रण हुआ है। ठीक है, हड़प्पा के विभिन्न क्षेत्रों से ऐसे मुहर प्राप्त हुए। सर्वाधिक मुहर तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो से मिला। ठीक है, और ऐसे मुहरों के प्रमाण कुछ मेसोपोटामिया के नगरों से भी मिल जाते हैं। इसका मतलब है कि यह मुहर हमें किस चीज की जानकारी दे रहा है? तो यह मुहर हमें बता रहा है, क्या लेख है तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी, लोगों को पढ़ना लिखना आता था, पता चलता है। अगर देवी देवता का अंकन है, मदर गॉडेस का अंकन पुरुष देवता की तुलना में ज्यादा मिला, तो इतिहासकार कहते क्या है, हड़प्पा सभ्यता में मदर गॉडेस का महत्व क्या था, ज्यादा था, है ना। मोहनजोदड़ो से कुछ मुहर मिला जिसपे शिव की आकृति का अंकन है, यानी एक योगी पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ है, किसी मुहर पे उसके अगल बगल में 2 नाग बैठा हुआ है, किसी मुहर पे जंगली जानवर बैठे हुए हैं। तो मार्शल ने इसे क्या कहा, आदि शिव कहा। तो आप क्या कहते हैं, पशुपति की उपासना हड़प्पा सभ्यता में होती थी? नहीं, धर्म में सर्प का महत्व था, आप ये भी कहते हैं, है ना। इसका मतलब है कि चित्रण के आधार पे आप बताते हैं कि उनके उपास्य देवी देवता कौन थे। वनस्पति का अंकन है, मानव का अंकन है, वेशभूषा परिधान का पता चलता है। वनस्पति का अंकन है, पता चलता है उस वक्त का इन्वायरमेंट कैसा रहा होगा, वो किस किस वनस्पति से वाकिफ थे, किस वनस्पति का उनके जीवन में वैल्यू था, आप आकलन कर सकते हैं। नहीं, या उन्हें पर्यावरण के बारे में कैसी जानकारी थी, इसका आप आकलन करते हैं, है ना। साथ ही साथ यह भी पता चलता है जहां जहां से वैसे मुहर मिल रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता के उस क्षेत्र में क्या था, विस्तार था, यानी सभ्यता के एक्सटेंशन के बारे में जानकारी मिलती है। तो ऐसे मुहर भी इतिहास निर्माण में क्या हो जाते हैं, उपयोगी हो जाते हैं, है ना। जब हम आगे पढ़ेंगे तो हड़प्पा सभ्यता में पढ़ेंगे किस किस प्रकार का मुहर मिला, मुहर पे किस चीज का चित्र है, कहां के मुहर पे किस चीज का चित्रण हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया, पशुपति मुहर का प्रमाण कहां से मिला, कहां से मिला, अभी मैंने बताया मोहनजोदड़ो से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ठीक इसी प्रकार अगर आप देखेंगे तो उपकरण औजार ये भी आपका क्या है, पुरातात्विक स्रोत के दायरे में आता है। अब इससे इतिहासकार को क्या पता चलता है, या मानव संस्कृति की व्याख्या इसके आधार पर हम कैसे करते हैं। याद कीजिए, एक साल क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम या प्राचीनतम, नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप में मतलब सर्वप्रथम पूरा पाषाणिक कलाकृति का प्रमाण कहां से मिला, यह क्वेश्चन पूछा गया। तो पूरा पाषाणिक कलाकृति का प्रमाण 1863 में पल्लवरम का उत्खनन हुआ और वहीं से क्लीबर का प्रमाण मिला। इसका मतलब है कि प्रथम आप कह सकते हैं क्या, पूरा पाषाणिक कलाकृति का प्रमाण वहां से मिला, है ना। यह भी आप पढ़ते हैं कि पूरा पाषाण काल में पूरा पाषाणिक स्थल से जितने भी उपकरण औजार मिले पाषाण के बने हुए थे। इसी आधार पर नामकरण ही है पाषाण का। जो पाषाण का उपकरण था अनगढ़ा था, पूरा का पूरा स्टोन का बना हुआ भारी भरकम उपकरण। अब उस उपकरण को देखकर तो यह लग रहा है क्वार्टजाइट का, कैल्सिडोनी का, सैंडस्टोन का बना हुआ उपकरण, अपेक्षाकृत ये कड़े पत्थर है। इसका मतलब है शुरुआती दौर में मानव जहां निवास करता था वहां ऐसे ही पत्थर उपलब्ध थे, यानी रॉ मटेरियल की जानकारी सीमित थी। दूसरी बात, उपकरण अनगढ़ा भारी भरकम बना हुआ है, मतलब लोग छोटे जानवर का शिकार तो नहीं करते होंगे, बड़े जानवर का शिकार करते होंगे, कर सकते। जहां से भी प्रमाण मिला जानवरों के शिकार का, तो हाथी गैंडा के शिकार का प्रमाण मिला है ना। या अनगढ़े उपकरण इतने भारी भरकम बड़े क्यों बन रहे थे, तो लगता है कि वातावरण भी पॉजिटिव नहीं रहा होगा। नहीं, प्लीस्टोसीन फेज का दौर था, वातावरण ठंड था, टेम्परेचर काफी कम रहा होगा। तो वैसी स्थिति में मानव की उंगलियां ठीक से काम नहीं कर रही होंगी, ज्वाइंट ठीक से काम नहीं कर रहे होंगे। तो वैसी स्थिति में अगर टूल्स बनेगा तो कैसा बनेगा, अनसेफ्ट ही बनेगा, है ना। तो उपकरण के आधार पे आप वातावरण के बारे में बताते हैं, उपकरण के आधार पे आप पूरा पाषाणिक संस्कृति के विस्तार के बारे में बताते हैं, उपकरण के आधार पे उनके सर्वाइवल के बारे में बताते हैं कि वो उनकी जीविका का क्या आधार रहा होगा, है ना। जस्ट वही मेजोलिथिक एज में आप आते हैं तो मध्य पाषाणिक स्थल से छोटे आकार के टूल्स के प्रमाण मिलने लग गया।
ज्योमेट्रिकल डिजाइन के टूल्स के प्रमाण मिलने लग गए। इसका मतलब क्या है? ज्योमेट्रिकल डिजाइन के छोटे आकार के टूल्स, जिसको माइक्रोलिथ टूल्स कहा गया, इसका मतलब है कि वातावरण पॉजिटिव हुआ, होलोसीन फेज का दौर आया, वातावरण गर्म हुआ, मानव की एक्टिविटी बढ़ गई, ज्वाइंट काम करने लग गए, तो छोटे आकार के टूल्स बनने लगे, टूल्स टेक्नोलॉजी की जानकारी बढ़ी, इसलिए आप देखते क्या है, अटैच टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा, उपकरण हल्का बने, तो स्टोन का टूल्स ऊपर से जो हैंडल लगा हुआ है वो हड्डी का, लकड़ी का लगाने लग गए, है ना। ज्योमेट्रिकल डिजाइन के टूल्स छोटे छोटे बन रहे हैं, मतलब छोटे जानवरों का शिकार हो रहा होगा, कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट वही नियोलिथिक एज में जब आते हैं, जब कृषि संस्कृति का डेवलपमेंट हुआ, तो नवपाषाणिक स्थलों से कुदाल, हसिया, खुरपी का प्रमाण मिलना शुरू हो गया। उपकरण को धारदार बनाने के लिए पॉलिशिंग टेक्नोलॉजी का प्रमाण मिलना शुरू हो गया। यानी टूल्स के आधार पे भी आप कल्चर की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं। जस्ट ताम्रपाषाण काल आया तो पाषाण के साथ साथ कॉपर के टूल्स बनने शुरू हो गए, है ना। ठीक उसी प्रकार जब उत्तर वैदिक काल में हम आते हैं तो देखते क्या है कि उत्तर वैदिक कालीन स्थलों से लोहे के बने टूल्स के प्रमाण मिलने लग गए। मतलब स्पष्ट है कि ये संबंधित संस्कृति के विस्तार के बारे में भी जानकारी देता है, इन्वॉल्वमेंट के बारे में जानकारी देता है, किस धातु से मानव किस काल में वाकिफ था इसके बारे में जानकारी मिलती है, या सर्वाइवल का आधार क्या था इसका भी पता चलता है। युद्धास्त्र के प्रमाण मिलने लगे, मतलब आप आकलन कर सकते हैं साम्राज्य विस्तार की प्रवृत्ति आ गई होगी, है ना। धातु का उपकरण मिल रहा है, मतलब धातु प्रगलन विधि की जानकारी है, उनको पता है कितने टेम्परेचर पे किस धातु को पिघलाया जा सकता है, सांचे में डालकर टूल्स बनाया जा सकता है ना। इसका मतलब है कि उपकरण औजार भी क्या है, इतिहास निर्माण में क्या हो जाता है, उपयोगी हो जाता है, कर सकते हैं, ठीक है। ठीक इसी प्रकार अगर आप देखेंगे तो मानव, पशु, जीवाश्म या कब्रिस्तान को भी हम लोग पढ़ते हैं पुरातात्विक स्रोत के रूप में ही, है ना। आखिर ये इतिहास के निर्माण में कैसे यूजफुल हो जाता है, मैं एग्जाम्पल देके ही बताऊंगा। आप ऐसे सोचिए कि अगर ये पूछा जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप में मानव की एक्टिविटी कब से रही थी, तो एक तो जानकारी टूल्स से मिलती है, चूंकि अब्राहम लिंकन ने मानव को परिभाषित किया तो कहा क्या कि मानव उपकरण औजार बनाने वाला जानवर है ना। जब भारत के विभिन्न क्षेत्रों का एक्सकेवेशन हुआ तो आप देखते क्या है, महाराष्ट्र में एक साइट है बोरी, जब वहां उत्खनन हुआ तो लगभग 14 लाख वर्ष पुराने उपकरण औजार के प्रमाण मिल गए। मतलब 14 लाख वर्ष पहले उस क्षेत्र में मानव की एक्टिविटी थी, तभी तो टूल्स का प्रमाण मिल रहा है ना। सोहन नदी घाटी क्षेत्र से हैंडएक्स, ढेर सारे हस्त कुठार के प्रमाण मिले, लगभग 7 लाख वर्ष पुराने, मतलब 7 लाख वर्ष वहां मानव की एक्टिविटी थी, कर सकते हैं, है ना। लेकिन कौन मानव था यह आकलन नहीं कर सकते। मानव की एक्टिविटी थी, कोई ना कोई तो कल्चर था, आप कर सकते हैं टूल्स के आधार पर, लेकिन कौन सा मानव था इसका आकलन करना। तब आप देखते क्या है, मध्य प्रदेश में एक साइट है क्या, हथनौरा, मध्य प्रदेश में हथनौरा होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। यहां से मानव और पशु जीवाश्म के प्रमाण मिले, है ना। मानव की खोपड़ी का प्रमाण मिला। जब इसका अध्ययन किया गया तो यह मानव कौन सा था, यह मानव था होमो इरेक्टस मानव। इसका मतलब होमो इरेक्टस मानव इस क्षेत्र में बिलोंग कर रहा है ना। जब जीवाश्म अध्ययन करते हैं वैज्ञानिक, तो जीवाश्म के आधार पे, हड्डी की डेंसिटी के आधार पे, उनके खान पान के बारे में, उनके औसत एज के बारे में, उस क्षेत्र के इन्वायरमेंट के बारे में आकलन भी करते हैं, है ना। लेकिन एक बात तो स्पष्ट हो गया, होमो इरेक्टस मानव भारतीय उपमहाद्वीप में तत्कालीन दौर में रहा होगा, ये आप आकलन कर सकते हैं। ऐसे सोचिए, हड़प्पा सभ्यता लगभग 2400 BC में एक नई सभ्यता के रूप में डेवलप कर गया, नागरीय सभ्यता के रूप में। उसके पहले भारत में ग्रामीण संस्कृति लंबे समय से, यानी अबाउट 5500 BC से लेकर 6000 BC से लेकर लगभग आप देखेंगे 2400 BC तक तो ग्रामीण कल्चर देखने को मिलता है। 2400 BC के लगभग में नागरीय सभ्यता का डेवलपमेंट हो गया। तो इतिहासकारों के लिए कौतूहल का विषय था भाई, इतने कम टाइम में एक नागरीय संस्कृति का डेवलपमेंट।
यानी प्राचीनतम नागरीय संस्कृति में एक नागरीय संस्कृति हड़प्पा है। तो ये प्रश्न उठा भाई कि इसके निर्माता कौन, किसने इसका निर्माण किया होगा? क्या अकस्मात नागरीय संस्कृति का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है ना? और जब जीवाश्म का अध्ययन हुआ तो देखा गया कि हड़प्पा सभ्यता में कई मानव प्रजातियां मौजूद थी। आप बात करते हैं क्या प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, मंगोलाइट, भूमध्य सागरीय और अल्पाइन, ये 4 प्रजातीय तत्वों का प्रमाण मिला। इसका मतलब है चारों का सम्मिलित योगदान रहा होगा हड़प्पा सभ्यता के डेवलपमेंट में। नहीं, जब हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे कि भाई ये सभ्यता का डेवलपमेंट अकस्मात था या सने सने था। क्या बाह्य संस्कृति से प्रभावित होकर नागरीय संस्कृति का विकास हुआ या यहां की स्थानीय ग्रामीण संस्कृतियों के क्रमिक डेवलपमेंट के कारण नागरीय संस्कृति का डेवलपमेंट हुआ? लेकिन एक बात तो स्पष्ट हो गया कि भाई इसके निर्माता कोई एक प्रजातीय तत्व के लोग नहीं थे, बल्कि विभिन्न प्रजातीय तत्वों की भूमिका थी हड़प्पा सभ्यता के डेवलपमेंट में। ये जानकारी कैसे मिल रही है? तो जीवाश्म के आधार पर जानकारी मिल रही है ना? या मेरे शास्त्रीय एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये बात करते हैं कि स्टोन एज के लगभग में जब मानव प्रकृति जीवी हुआ करता था तो उसका एवरेज एज 30 से 40 वर्ष ही था। ये आकलन बड़ा कैसे किया होगा? जीवाश्म के आधार पे ही, है ना? इसलिए ऐसे जीवाश्म भी क्या होते हैं, इतिहास के निर्माण में उपयोगी हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार आप देखते क्या है कब्रिस्तान। कब्रिस्तान में होता क्या है, मानव को दफनाया जाता है ना? अगर आज के डेट में हिंदू को देखें तो हिंदू के लिए क्या है, दाह संस्कार की प्रविधि चल रही है। अब जिस वक्त इस पृथ्वी पे मानव कल्चर का डेवलपमेंट हुआ, शुरुआती दौर में तो कोई शवाधान की प्रवृत्ति नहीं थी, कहीं से कोई सिंगल बरियल डबल ब्यूरियल का प्रमाण नहीं मिलता है पूरा पाषाणिक संस्कृति के स्थल से। इसका मतलब पूरा पाषाण काल में मरने के बाद कोई निश्चित शवाधान की प्रवृत्ति, कोई निश्चित अंत्येष्टि संस्कार नहीं रहा होगा। लेकिन मध्य पाषाण काल से मिलना शुरू हो गया। यानी मध्य पाषाणी कई ऐसे स्थल है जहां पे मानव को मरने के बाद दफनाया गया है अंत्येष्टि सामग्री के साथ, उसकी उपयोगिता के सामान के साथ। आगे ताम्र पाषाणिक संस्कृति में, हड़प्पाई संस्कृति में आप देखते क्या इस प्रवृत्ति में कंटिन्यूटी है, आज तक ये कंटिन्यू चल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जिस काल में भी शवाधान की प्रवृत्ति है, अंत्येष्टि संस्कार की प्रवृत्ति है, अंत्येष्टि सामग्री रखकर दफनाने की प्रवृत्ति है। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा, मानव के साथ पालतू पशु को दफनाने का प्रमाण कहां से, सेपरेट पशु शवाधान का प्रमाण कहां से? नहीं, जम्मू कश्मीर में एक जगह है बुर्जहोग, क्वेश्चन पूछा गया है ना। आखिर ये हमें बताता क्या है? कई चीजें बता सकता है। आप गौर से सोचिएगा, अगर कब्रिस्तान नगर से बाहर है, इसका मतलब उस संस्कृति के लोगों को पर्यावरण बोध है, पर्यावरण संरक्षण के प्रति वो कहीं ना कहीं अलर्ट है, सचेत है, कर सकते। दूसरी बात, जिस दौर में भी आपको ऐसा देखने को मिलता है, इसका मतलब है कि ये भी एक प्रकार की धार्मिक आस्था है जो प्रचलन में है, नहीं, एक लोक परंपरा रिवाज है जो कंटिन्यू कर रहा है। जब से भी ये रहा होगा, इसका मतलब उस दौर के मानव को लगा होगा कि नहीं, मृत्यु के बाद भी कुछ ना कुछ तो है। भले आत्मा शब्द को नहीं जानते हो, जीव शब्द नहीं जानते हो, लेकिन ये तो मानते थे कि भाई लाइफ आफ्टर डेथ कुछ ना कुछ तो है। तभी तो वो शवाधान की प्रवृत्ति के साथ जुड़े, दाह संस्कार की प्रवृत्ति के साथ जुड़े। इसी को हम क्या कहते हैं, जीवात्मावाद कहते हैं, मानववाद कहते हैं, एनिमिज्म कहते हैं, है ना। तो ये तत्कालीन लोक परंपरा की जानकारी देता है, नहीं, पर्यावरण बोध के बारे में जानकारी देता है। या इस आधार पे विभिन्न संस्कृति के बीच आप क्या करते हैं, आप कहीं ना कहीं वर्गीकरण करते हैं कि भाई ये स्थानीय संस्कृति की विविधता देखने को मिलती है, कहीं दाह संस्कार तो कहीं शवाधान। इसका मतलब क्या है, स्थानीय स्तर पे कहीं ना कहीं विविधता है, वेरिएशन है, इसका भी प्रमाण मिलता है। मृत्यु के बाद भी जीवन है, यह अवधारणा किसी न किसी रूप में रही होगी, कहा जा सकता है। इसलिए पुरातत्व शास्त्री इसका भी इस्तेमाल इतिहास के निर्माण में क्या करते हैं। ठीक उसी प्रकार जब आप बात करते हैं किसका, स्मारक की बात करते हैं, मूर्तियों की बात करते हैं, या
चित्र जो दीवारों पे उत्कीर्ण है उसकी बात करते हैं। ये सारे के सारे पुरातात्विक स्रोत के रूप में है जो इतिहास निर्माण में उपयोगी है, इतिहास निर्माण में भूमिका निभाते हैं। कैसे कर सकते हैं आप आकलन कीजिए, मैं एग्जाम्पल देके आपको बताता हूं। जैसे जब हम लोग पढ़ते हैं मौर्यकालीन आर्ट को, तो दरबारी आर्ट के अंतर्गत हम राजप्रसाद को भी पढ़ते तो इसी में आप ऐड कर दीजिए क्या, नगर और भवन के खंडहर ध्वंसावशेष, इसको भी ऐड कर देते हैं, है ना। तो आप ऐसे सोचिए कि आज वो मौर्य राजप्रसाद अवेलेबल नहीं है, उसका खंडहर है, लेकिन रॉ मटेरियल को देखकर, पत्थर पर पॉलिश को देखकर नहीं, जितने बड़े एरिया में निर्माण का कार्य हुआ है, खंडहर है, उसको देखकर राजप्रसाद की विशालता का आकलन करते हैं, उसकी कलात्मकता का आकलन करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में लकड़ी से बना हुआ था, अशोक के काल में पाषाण युक्त हो गया, जिसके कारण कला को ड्यूरेबिलिटी मिल गई, अस्थायित्व मिल गया। आप ये बात करते हैं ठीक है। या स्मारक को देख के ही आप बताते हैं कि भाई लिटरेरी स्रोत में जो मिलता है महापरिनिर्वाण सूत्र में कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध स्मारक के रूप में स्तूप का निर्माण शुरू हुआ, तो कई जगह ऐसे साक्ष्य देखने को मिल जाते हैं। तो आप आकलन करते हैं बिल्कुल सही है, महात्मा बुद्ध के मरणोपरांत शुरुआती दौर में ही क्या हुआ, स्तूप के निर्माण हो रहे थे, और शुरुआती दौर में जो स्तूप बन रहा था वो छोटे आकार का स्तूप बन रहा था। स्तूप में रंग रोगन अलंकरण को जब देखते हैं, चित्रण को देखते हैं, तो आप आकलन करते हैं कि इस दौर में चूंकि चित्रण की प्रवृत्ति कम है, सजीव अंकन की प्रवृत्ति कम है, स्तूप में महात्मा बुद्ध का चित्रण नहीं है, मतलब स्पष्ट है उस वक्त तक महायान का डेवलपमेंट नहीं हुआ। जैसे ही महात्मा बुद्ध का सजीव चित्रण देखने को मिला, तो आप कहते क्या है कि ये 1st सेंचुरी एडी के बाद का बना हुआ है, और ये क्या है, महायानी स्तूप है ना। यानी स्मारक के आधार पे भी धार्मिक आस्था के बारे में आकलन होता है, इसके बारे में पता करते हैं, है ना। या गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ, शुरुआती दौर में मंदिर वर्गाकार हुआ करते थे, बाद में पंचायतन शैली पे मंदिरों का निर्माण शुरू हो गया। बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म उस वक्त अपने चरमोत्कर्ष पर हुआ करता था। यह बताने का आधार क्या है, साहित्यिक स्रोत भी है, तो साथ ही ऐसे स्मारकों के भी प्रमाण है जिसको देखकर आप आकलन लगाते हैं, नहीं। या स्मारकों में मूर्तियों को देखते हैं, बाह्य क्षेत्र से भी मूर्तियों का प्रमाण मिला, तो देवी देवता की मूर्तियों को देखते हैं, तो आप आकलन करते हैं तत्कालीन दौर में क्या, किस धर्म का प्रचलन उस क्षेत्र में था। देवता के परिधान को देखकर आप आकलन करते हैं क्या, उस वक्त पुरुष और महिलाओं का क्या परिधान रहा होगा, किस धर्म का वैल्यू तत्कालीन दौर में ज्यादा रहा होगा, इसका आप आकलन करते हैं, है ना। याद कीजिए, जब मूर्ति निर्माण के शैली को देखकर, उसके आकार प्रकार को देखकर आपको यह पता चल जाता है कि गांधार शैली की मूर्तियां हैं या मथुरा शैली की मूर्तियां हैं। यानी विभिन्न शैलियों का आप आकलन करते हैं, है ना। किस शैली पर विदेशी प्रभाव है, कौन सी शैली शुद्ध देशी है, इसके बारे में आप आकलन करते हैं, है ना। स्मारक पे अगर कुछ लेख लिखा हुआ है, वो लेख भी तत्कालीन दौर की प्रवृत्ति के बारे में जानकारी देता है। इसका मतलब है कि स्मारक हो, मूर्तियां हो, चित्रण, अभिप्राय हो, ये धार्मिक इतिहास के निर्माण के लिए क्या होता है, उपयोगी हो जाता है। लोक परंपरा, लोक रुचि के बारे में जानकारी देता है। किस धर्म का प्रभाव तत्कालीन दौर में ज्यादा रहा होगा, इसके बारे में जानकारी मिलती है। मूर्ति निर्माण की कौन कौन सी शैलियां कब प्रचलन में थी, इसके बारे में आप आकलन करते हैं। ठीक उसी प्रकार नगर भवन के खंडहर आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं। आप जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में कहते हैं कि अपर टाउन लोअर टाउन के रूप में नगर बटा हुआ था, यह कहने का आधार क्या है, खंडहर का ही प्रमाण। अपर टाउन में 2 मंजिले मकान सामान्य रूप से बनते थे, लोअर टाउन का मकान बैरक नुमा होता था। एक तरफ सरबहारा लोग रहते थे, एक तरफ बुर्जुआ लोग रहते थे। ये कहने का आधार क्या है, यही नगर का खंडहर ही तो है ना। या हड़प्पा सभ्यता के लोगों को ज्योमेट्री की जानकारी थी,
हड़प्पा सभ्यता के लोग साहुल से वाकिफ थे। साहुल उन्हीं की देन है भारतीय संस्कृति को, ताकि भवन की दीवारें सीधी बने। ये कहने का आधार क्या है? यही नगर और भवन का खंडहर ही तो है ना। दीवारों की चिनाई में बिटुमन का इस्तेमाल होता था, ईंट मिट्टी का इस्तेमाल होता था, चूना जिप्सम का इस्तेमाल होता था। ये कहने का आधार क्या है? ये कहने का आधार यही है, नगर और भवन के खंडहर, है ना। और ऐसे ही खंडहर के आधार पे, नगरों की समरूपता, भवनों की समरूपता के आधार पर आप आकलन करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था। नहीं, आप आलोचना करते हैं छत निर्माण की तकनीकी उत्तम नहीं थी, सड़क निर्माण की तकनीक उत्तम नहीं थी। यह कहने का आधार क्या है? यही ऐसे ही प्रमाण, है ना। या फिर आप कहते क्या है कि भाई वाटर प्रूफिंग के टेक्नोलॉजी से हड़प्पा वासी वाकिफ थे, वाटर प्रूफिंग के लिए बिटुमन का इस्तेमाल करते थे, है ना। ये तमाम बातों की जानकारी कहां से मिलती है? नगर और भवन के ध्वंसावशेष से, खंडहर से मिलती है। तो ऐसे तमाम पुरातात्विक साक्ष्य इतिहास के निर्माण में उपयोगी हो जाते हैं और इतिहासकार बखूबी इसका इस्तेमाल करता है। तो आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो अलग अलग जब चैप्टर को पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड पुरातात्विक स्रोत को करेंगे, तो वहां पे आपके सामने इंफॉर्मेशन भी होगा और आपके लिए समझना क्या होगा, आसान हो जाएगा। एक क्लास मैं और कल दूंगा साहित्यिक स्रोत पे। मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा और ये मैं आपके क्वेश्चन आंसर के हिसाब से अभी नहीं बता रहा हूं, ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आप में थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हो और आपको लगे कि इतिहास में ये टर्म आता है मृदभांड, मूर्ति या फिर आपका स्मारक, उपकरण, औजार, आखिर क्या इसका यूज है, ये जानकारी आपको हो, इसलिए मैंने इसको बताया। और आपको अगर अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और लोगों को मौका मिले सुनने का। तो कल मैं नेक्स्ट क्लास दूंगा ओवरऑल साहित्यिक स्रोत पे और तब फिर टॉपिक की शुरुआत होगी इतिहास में। तब वहां पे आपका लिखना पढ़ना एक साथ होगा और मैं दावे के साथ कह सकता हूं आईएएस का एग्जाम हो या बीपीएससी या अदर पीसीएस, इतिहास से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कोई चांस ही नहीं बनता है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।